हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज हम लोग मांग एवं पूर्ति के साधनों का अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मांग एवं पूर्ति वाणिज्य शिक्षण की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके हम साधनों के अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ये कहना चाहूँगी, जो वीडियो को नए देख रहे हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मांग एवं पूर्ति के साधनों का अनुप्रयोग क्या है और कैसे किया जाता है। मांग और पूर्ति अर्थशास्त्र के दो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। इनका अनुप्रयोग विभिन्न आर्थिक परिस्थितियों में किया जाता है ताकि मूल्य निर्धारण, उत्पादन, नीति निर्माण आदि में निर्णय लिया जा सके। नीचे इनके प्रमुख अनुप्रयोग समझाए गए हैं। चलिए इन्हें विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मूल्य निर्धारण। इसके हम लोग निम्न आधार पे इसको समझ सकते हैं। पहला है, बाजार में वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति की पारस्परिक क्रिया से निर्धारित होता है। कहा जा रहा है इसका मूल्य निर्धारण के सबसे पहले हम देखते हैं कि बाजार में जो वस्तु का मूल्य है वो मांग और पूर्ति की पारस्परिक क्रिया से निर्धारित किया जाता है कि कैसा मांग है उस हिसाब से उसकी पूर्ति होती है और उसके हिसाब से ही मूल्य का निर्धारण किया जाता है। फिर है, जहां मांग और पूर्ति बराबर होती है वहीं संतुलन मूल्य स्थापित होता है। जहां मांग और पूर्ति बराबर होगी वहीं मूल्य में संतुलन होगा। फिर है, यदि मांग बढ़ती है तो मूल्य बढ़ जाता है और यदि पूर्ति बढ़ती है तो मूल्य घट जाता है। ये तो होता ही है। आप भी देखते हैं कि जब भी किसी चीज़ की मांग बढ़ती है तो उसकी क्या बोलते हैं कीमत बढ़ जाती है, लेकिन जब उसकी उत्पादन अधिक होती है तो उसकी कीमत घट जाती है। उदाहरण के तौर पे यहाँ दिया गया है, प्याज की मांग बढ़ने पर उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन जब वही उत्पादन उसकी पूर्ति ज़्यादा होती है तो कीमतें घट जाती हैं। दूसरा है, उत्पादन और संसाधनों का आवंटन। कौन सी वस्तु का कितना उत्पादन किया जाए यह मांग से तय होता है। उत्पादन उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन अधिक करते हैं उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन अधिक करते हैं जिनकी बाजार में मांग अधिक होती है। और है, पूर्ति के साधनों जैसे पूंजी, श्रम का वितरण इसी आधार पर किया जाता है। फिर है, देखो इनका कहने का मतलब है कि इसमें यह बताया जा रहा है कि कौन सी वस्तु का कितना उत्पादन किया जाए। ये मांग के ऊपर जाहिर सी बात है, जितना मांग होगा उतना ही उत्पादन किया जाएगा। उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिसकी मांग अधिक होगी, जिसका फैशन अधिक होगा, जिसका चलन अधिक होगा। पूर्ति के साधनों जैसे पूंजी, श्रम का भी वितरण इसी के आधार पर किया जाता है। मतलब किसी चीज़ का उत्पादन करने में, पूर्ति करने में जिन जिन श्रम, पूंजी, मतलब जिन जिन साधनों की आवश्यकता होती है उनका वितरण भी इसी के आधार पे, मांग और पूर्ति के आधार पे किया जाता है। उदाहरण के तौर पे, मोबाइल की मांग बढ़ने पर कंपनियां मोबाइल उत्पादन में अधिक संसाधन लगाती हैं। तीसरा है, मूल्य नीति निर्माण। सरकार और कंपनियां मांग पूर्ति के विश्लेषण के आधार पर मूल्य नीति बनाती है। यदि किसी आवश्यक वस्तु की पूर्ति कम है तो सरकार मूल्य नियंत्रण लागू करती है। और यदि इसमें कहा जा रहा है कि मूल्य नीति का निर्माण कब होता है, सरकार करती है। सरकार और कंपनियां क्या करती हैं, मांग और पूर्ति के विश्लेषण के आधार पे मूल्य की नीति बनाती है। और यदि किसी आवश्यक वस्तु की पूर्ति कम है तो सरकार मूल्य पर नियंत्रण करने का लागू करती है। उदाहरण के तौर पे, खाद्य पदार्थों या पेट्रोल की कीमतों पर सरकार का नियंत्रण। जब भी इन वस्तुओं का पूर्ति कम होता है तो क्या करता है सरकार, इसके कीमतों पर कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। चौथा है, कर नीति। सरकार जब किसी वस्तु पर कर, टैक्स लगाती है तो वह यह देखती है कि उस वस्तु की मांग और पूर्ति
लोचदार है या अलोचदार। जब भी वह कर नीति अपनाती है सरकार, तो वह हमेशा वस्तुओं की मांग और पूर्ति। उदाहरण के रूप में जिन वस्तुओं की मांग अलोचदार होती है, जैसे पेट्रोल, उन पर अधिक कर लगाया जा सकता है। वैसे ही जो लोचदार होती हैं उनमें कम टैक्स लगाया जाता है। इसी तरह से कर नीति सरकार अपनाती है। पांचवा है व्यापार एवं बाजार निर्णय। व्यापारी मांग और पूर्ति के अनुसार अपनी भविष्य की योजना, भंडारण और मूल्य निर्धारण नीति बनाते हैं। मांग के रुझान ट्रेंडर से उन्हें यह पता चलता है कि किन वस्तुओं में लाभ अधिक है। इसमें व्यापार में एवं बाजार में निर्णय व्यापारी जो है वो अपने मांग और पूर्ति को ध्यान में रख करके उसी के अनुसार भविष्य की योजना बनाते हैं और वस्तुओं का भंडारण और मूल्य का निर्धारण नीति अपनाते हैं। और मांग के रुझान के अनुसार से भी वस्तुओं में लाभ अधिक होती है, यह पता लगाते हैं और मांग के रुझान से उन्हें यह पता चलता है कि उन वस्तुओं में लाभ अधिक है या नहीं। उदाहरण के रूप में त्योहारों के समय मिठाइयों की मांग बढ़ने से उत्पादक पहले से ही उत्पादन बढ़ा देते हैं। छठवां है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुप्रयोग। किसी वस्तु का निर्यात या आयात भी मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुप्रयोग में यह भी है कि जो भी वस्तु है, किसी भी वस्तु का जो निर्यात या आयात है, इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट है, उसके मांग और पूर्ति के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा है यदि देश में किसी वस्तु की पूर्ति अधिक है और मांग कम है तो उसका निर्यात किया जाता है। सातवां है रोजगार निर्धारण। पूंजी, श्रम एवं अन्य साधनों की मांग पूर्ति से श्रम का मूल्य, वेतन और रोजगार की मात्रा तय होती है। रोजगार का निर्धारण भी पूंजी के अनुसार श्रम एवं अन्य जितने भी साधनों की मांग पूर्ति से श्रम लिया जाता है, वो का मूल्य, वेतन और रोजगार की मात्रा, उसी के आधार पे, मांग और पूर्ति के आधार पे रोजगार की मात्रा को भी तय किया जाता है। इसका निष्कर्ष भी आइए देखते हैं, ताकि हम जान सकें कि मांग और पूर्ति किस प्रकार से उसका अनुप्रयोग हो रहा है। मांग और पूर्ति के साधनों का अनुप्रयोग आर्थिक निर्णयों आधार है, चाहे वह मूल्य निर्धारण हो, उत्पादन नीति, कर नीति या व्यापारिक योजना हो। तो इसी तरह से वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। थैंक यू।